हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिनव एंड ये है आपका प्यारा सा चैनल ओएसआर एकेडमी। सो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं सीडीपी दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक न्यू चैप्टर। अभी तक हमने सीडीपी के 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 क्या है? चैप्टर नंबर 3 है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब हेरिडिटी क्या होता है? तो जो हमारे पापा मम्मी, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी कुछ आदतें, कुछ चीजें डीएनए के थ्रू, जो हमारे जीन्स फ्लो के थ्रू हमारे अंदर आ जाती हैं। जैसे उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, रहन सहन का तरीका, ये सब क्या होता है? उनकी आदतें होती हैं। कभी हमारी कुछ चीजें पापा से मिलती है, कभी कुछ चीजें किसी और से मिलती हैं। तो ये सब हेरिडिटी होती है, जो किसी और से आए, जिसको हम इनहेरिटेंस कैरेक्टर भी बोलते हैं, जो किसी और से आए। ठीक है। और एनवायरमेंट, जो वातावरण है, इससे मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्या रिलेशन? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे असर करते हैं, ठीक है, कैसे प्रभाव डालते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी पे फोकस करें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पे। मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा ताकि दोनों को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इसके फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, अर्थ और परिभाषा क्या है? तो हेरिडिटी होती है कि, जैसे मैंने आपको बता भी दिया अभी, कि ह्यूमन बींग्स हैव ए कॉमन जेनेटिक स्ट्रक्चर। हर जो इंसान होता है उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम होता है, जिससे वो बना होता है, वो चीजें सेम होती हैं। जैसे सबका डीएनए सेम हो, डीएनए का स्ट्रक्चर सेम होता है, बट कहीं ना कहीं उन स्ट्रक्चर में थोड़े वेरिएशन होते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान थोड़ा अलग दिखता है, कोई और दिखता है। ठीक है। तो वही कह रहा है, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सबका जेनेटिक ट्रेट्स अलग होता है। ठीक है, जो अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं। कोई अपने पेरेंट के कोई गुण लेके आता है, कोई अपने पेरेंट के कोई गुण लेके आता है। किसी का रंग, किसी की पहचान, हाइट, वेट, ये सब पेरेंट्स से मिलती है। सबका अलग अलग हिसाब होता है। जैसे आंखों का कलर, बालों का कलर, बॉडी टाइप, कैसा बॉडी है, हाइट क्या है, स्किन कलर, सांवला रंग है, काला रंग है, गोरा रंग है, ये सब भी इससे आता है। और बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। इसलिए हेरिडिटी को डिफाइन करने के लिए, ये क्या है? एक जेनेटिक ट्रेड का ट्रांसमिशन है। कहां से कहां तक? मतलब जेनेटिक ट्रेड, उनकी आदतें, जेनेटिक आदतें का ट्रांसमिशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। कहां से? पेरेंट्स से लेके बच्चे तक। तो ये कहां से कहां तक होता है? पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे तक होता है। ठीक है। तो अगर बात की जाए तो पीटरसन ने क्या बोला है, एज पर पीटरसन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज जो आपके आने हैं, मतलब जो एग्जाम होना है, उसमें यही सब चीजें पूछ देता है। कि पीटरसन के अकॉर्डिंग हेरिडिटी may be defined as what one gets from his ancestral stock। जो उनके पूर्वज के पास जो स्टॉक पड़ा है, उससे उनको क्या मिलता है, किसी को क्या मिले, थ्रू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, मतलब पूर्वजों का पूरा स्टॉक है। जैसे क्या होता है कि परदादा थे, उनके उनके बच्चे दादा हुए, उनके बच्चे हमारे पापा हैं, उनके बच्चे हमें, हमारे बच्चे होंगे। तो ये पूर्वज हो गया, एक चेन चली आ रही है। तो उन सबके जो चेंजेस होते हैं, उन सबकी आदतें जुड़ती चली जाती हैं, स्टॉक होता है। उस स्टॉक में हमारे माँ बाप से हमारे पास क्या आया है, ये है हेरिडिटी। तो पीटरसन के अकॉर्डिंग हेरिडिटी ये, इस सबको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो उसमें है, पहला है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब अगर भौतिक विशेषताओं की बात की जाए, उस पर आधारित क्या क्या, मतलब उसके बेस पे क्या हो सकता है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बात होती है कि मतलब लुक्स, फिजिकल मतलब फिजिक, जैसे उसका नेचर है, वो दिखता कैसा है, उसका फिजिकल नेचर कैसा है। फिजिकल नेचर का मतलब होता है कि उसका अपीयरेंस कैसा है, वो देखने में कैसा है। तो उसकी लुक और फिजिकल फीचर की बात होती है इसमें। जैसे एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा जो होता है, वो बायोलॉजिकल हेरिडिटी, उसके अंदर बायोलॉजिकल हेरिडिटी का कैसे आती है, दैट इसका मतलब क्या है कि जो भी उसके अंदर बायोलॉजिकल हेरिडिटी आती है, वो जीन और क्रोमोसोम्स के थ्रू ही आती है। मतलब उसके जीन और उसके क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो एक पेरेंट से बच्चे में जाता है, मम्मी पापा से बच्चे में जाता है, उसके थ्रू उसके अंदर हेरिडिटी में कुछ चेंजेस आते हैं। मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, माँ बाप की चीजें बच्चों में आती हैं। जो गुण होते हैं माँ बाप के, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो बच्चों में आते हैं। तो उनको बोलते, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से आते हैं, इसलिए इनको बायोलॉजिकल हेरिडिटी कहा जाता है। तो एक बच्चे में बायोलॉजिकल हेरिडिटी होती है, ताकि क्योंकि ये चीजें उनके माँ बाप से उनके पास आते हैं। और ये फिजिकल फीचर्स की बात की क्यों की गई है इसमें? क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ इन खास चीजों की वजह से उनके उसके फिजिक में चेंजेस आए, कुछ नया परिवर्तन देखने को मिले। जैसे कि हो सकता है बच्चा टॉल हो या स्ट्रांग हो,
क्यों? क्योंकि उनके पापा भी वैसे ही थे, उनके पेरेंट्स भी वैसे ही थे, तो बच्चा भी टॉल स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आएंगे। दूसरी बात होती है कि जो जीन होता है वही हेरिडिटी पे सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, मतलब असरदार वही होता है, हेरिडिटी का रिस्पॉन्सिबल जीन ही होता है। जो जीन फ्लो होता है उसी को हम वही हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक डीएनए होता है जिससे जो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डीएनए क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंस्ट्रक्शन से भरा होता है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मतलब पेरेंट्स से जब बच्चे में जीन जा रहा हो, जीन फ्लो हो रहा हो, तो जीन के अंदर डीएनए स्ट्रक्चर होता है। डीएनए क्या करता है कि जो सेल है, जो बड़ा होके एक बच्चा बनेगा, वो जो एक सेल है उसको कैसे कैसे बड़ा हो रहा है, क्या क्या विशेषताएं होंगी, वो पूरा उस जीन के अंदर होता है, जिसके अंदर डीएनए होता है। बस जीन के अंदर डीएनए होता है, वो इस फॉर्म में होता है, जिससे कि बच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे ग्रोथ होगी, ये सब वो बताता है। तो वही बोला, डीएनए जो है ये कोडेड इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कोड के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसलिए कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा वो हेरिडिटी फैक्टर से अफेक्टेड। कहते हैं जैसे ट्विंस हो जाए, सिबलिंग्स होते हैं, उनके सिमिलर जेनेटिक फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, जबकि उनके कोडेड इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं, चेंज भी हो सकता है, फिर भी ट्विंस और सिबलिंग्स जैसे जो बच्चे होते हैं, चाचा भतीजे के जितने भी होते हैं, वो सब या ट्विंस जो होते हैं, उनकी चीजें खास खास दिखती हैं, एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक फॉर्मेशन सेम होता है, बट फिर भी हो सकता है कि उनका कोडेड इंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग। जो कह रहा है, तो ऑफस्प्रिंग मे नॉट रिजेंबल इट्स पेरेंट्स एंड दस देयर इज अ वेरिएशन। मतलब अब क्या है कि दो ट्विंस हैं, चाचा भतीजे के बच्चे हैं, तो क्या है बिल्कुल सेम होते हैं? नहीं, उनके आदतें अलग हैं, जबकि एक ही माँ बाप के हैं या एक ही दादा के बच्चे हैं, बट फिर भी उनकी आदतें अलग अलग हैं। हो सकता है कि किसी का कोई अच्छी बात हो तो उसके अंदर वो चीज बुरी हो, या किसी कोई लंबा हो तो कोई छोटा हो, कोई काला हो तो कोई गोरा हो सकता है, काफी हद तक चीजें चेंजेस हो सकती है, जबकि एक ही सिबलिंग के हैं, मतलब एक ही दादा के बच्चे हैं, या जो किसी के बेटे भी होते हैं, सपोज किसी के दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चे अलग अलग होंगे। तो ये क्यों होता है? ये वेरिएशन की वजह से होता है, इसी को वेरिएशन बोलते हैं। क्योंकि जब डीएनए कॉपिंग हो रही होती है, जब डीएनए की कॉपी बनती है, अगर आपने 10th क्लास में थोड़ा पढ़ा होगा तो कोई चीज की नॉलेज होगी अच्छे से, और नहीं तो कोई बात नहीं, नोट्स में आपको इसके बाद दे ही दूंगा, आप इसको गो थ्रू भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, बाकी मैं समझा ही रहा हूँ यहाँ पे। तो जो वेरिएशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि जब डीएनए कॉपिंग होती है तो उन कॉपिंग में थोड़ा एरर आ जाता है, उन कॉपी में जब डीएनए कॉपी होती है थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से ही वेरिएशंस आते हैं, और ये वेरिएशंस बहुत जरूरी होते हैं इंसान के लिए। अगर ये थोड़े बहुत चेंजेस ना आए ना, हर कोई एक जैसा दिखे, तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? इसलिए हर इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिक होता है, अपने में अलग होता है, कोई किसी तरीके से यूनिक होता है, कोई किसी और तरीके से। जैसे कलर ऑफ आई मे बी डिफरेंट, और चिल्ड्रन मे नॉट बी एज टॉल एज देयर पेरेंट। हो सकता है बच्चा अपने माँ बाप से ज्यादा लंबा हो, छोट कम लंबा हो, तो चीजें बदल सकती हैं। जरूरी नहीं कि सब कुछ सेम ही हो, कि पापा की हाइट 6 फीट 2 इंच है तो बच्चे की 6 फीट 2 इंच ही होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। फिर अगर इंटेलिजेंस के बेस से बात की जाए, वो तो फिजिक की बात की गई थी पहले, अब है इंटेलिजेंस के लिए बात की जाए, कि मतलब उसके अंदर बुद्धि कितनी है कितनी नहीं है। तो कह रहा है स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द इंटेलिजेंस ऑफ ए चाइल्ड। एक स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट आती है, ट्रेट मतलब जो चलता आ रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक जो चेंजेस आते चले जा रहे हैं। एक होता है, एक आता है इनहेरिटेंस कैरेक्टर, एक होता है एक्वायर्ड एक्वायर्ड ट्रेट, एक होता है इनहेरिटेंस ट्रेट। इनहेरिटेंस होता है जो हम अपने माँ बाप से लेते हैं, इनहेरिटेंस ट्रेट जो माँ बाप से लेते हैं, और एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट जो हम अपने खुद को चेंज करते हैं, अपने अंदर खुद बदलाव लाते हैं। तो ये सब आगे देखेंगे हम अभी। तो जो ये ट्रेट चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ये जेनेटिक ट्रेट चले आ रहे हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक बच्चे के इंटेलिजेंस के लिए। माँ बाप अगर इंटेलिजेंट हो तो कहीं ना कहीं बच्चा भी इंटेलिजेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बहुत ही कम होता है कि पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है और बच्चा बिल्कुल डम है, ऐसा नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, अगर एक्सेप्शन ना हो तो उनके आईक्यू लेवल में भी वही फर्क पड़ता है, पेरेंट्स और सिबलिंग्स के। द एबिलिटी ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एनालिसिस, किसी को अच्छे से लर्न करना, एनालाइज करना, समझना, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन लेने की कैपेसिटी, ये कैसे होता है? ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंस से डेवलप होता है। इंटेलिजेंस कितना है एक बच्चे के अंदर, जो कि उनके अंदर उनके माँ बाप से आया हो। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, जिसको थोड़ी नॉलेज है उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं है ध्यान से सुनना, बार बार वीडियो को देखना ताकि समझ में आ जाए चीजें। अब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एच एच गॉडर्ड
ने क्या बोला, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स विल हैव इंटेलिजेंट चिल्ड्रन व्हाइल डल पेरेंट्स विल हैव डल चिल्ड्रन। उन्होंने क्या बोला कि जो इंटेलिजेंट पेरेंट होंगे उनके इंटेलिजेंट ही बच्चे होंगे, लेकिन जब जो कि डल पेरेंट्स होंगे तो उनके बच्चे डल डल ही होंगे। The mental abilities inherited by a child determines how the child develops emotionally. एक बच्चे के मेंटल एबिलिटीज कैसे उसके अंदर आई है, मतलब मेंटली वो कैसे प्रिपेयर हुआ है अपने माँ बाप से, ये कौन डिटरमाइन करता है कि बच्चा जो है वो इमोशनली कैसे डेवलप हुआ है ना। बहुत इजी है। द मेंटल एबिलिटीज इनहेरिटेड बाय अ चाइल्ड, एक बच्चे के जो मेंटल एबिलिटीज इनहेरिटेट करता है वो ये डिटरमिन करता है हाउ द चाइल्ड डेवलप इमोशनली, कि बच्चा कैसे डेवलप करेगा। अगर इनहेरिटेंस मतलब माँ बाप से अच्छे गुण आए हैं तो जल्दी डेवलप करेगा, अच्छे गुण नहीं आए हैं तो लेट से डेवलप करेगा, ये चीजें। Because the kind of emotional development in a child affects the way a child develops his social, moral, linguistic skills. अब जैसे इमोशनल डेवलपमेंट होगी उसी तरीके से वो उस बच्चे का सोशल, मोरल और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के लिए स्किल्स भी डेवलप हो, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब चीजें। आगे देखते हैं। अगर कैरेक्टर की बात की जाए, चरित्र की बात की जाए, द चाइल्ड इनहेरिटेड द कैरेक्टर ट्रेट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कहीं ना कहीं एक बच्चे का जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो भी माँ बाप से ही आते हैं। डगवेल ने क्या बोला, हाउ ए पर्सन्स कैरेक्टर या नेचर, एक पर्सन का, किसी भी एक बच्चे का या किसी भी इंसान का कैरेक्टर या नेचर कैसा है, कैसा डेवलप होता है, ये भी डिपेंड करता है कि अपने पेरेंट्स से कैसे इनहेरिटेंट आए, मतलब कि पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है कि बच्चे का चरित्र कैसा होगा। द मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इज द डीप रूट इन ह्यूमन नेचर। एक देखा जाए तो बच्चे के डेवलपमेंट में जो मोरल डेवलपमेंट होना ही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए पेरेंट जो होते हैं जो अपने बच्चे के अंदर कुछ मोरल वैल्यूज भी पास करते हैं। नाउ लेट्स स्विच टू नेक्स्ट पार्ट। अब सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी क्या है, मतलब हेरिडिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है। तो अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए यानी कि इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके, कि हेरिडिटी लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल और एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड। कि हेरिडिटी ही है जिससे फाउंडेशन तैयार होता है, एक कहते हैं ना कि बच्चे का जो नींव होता है वो तैयार होता है किससे, हेरिडिटी की वजह से, कि वो कैसा, उसका पोटेंशियल, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल कैसा है और उसकी एबिलिटीज क्या है। इसलिए कि जैसे एक सपोज एक बच्चा जन्म ले रहा है तो कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ जिंदगी में सब कुछ सीखेगा, जन्म के साथ ही बहुत कुछ सीख के आता है, बहुत सारी आदतें होती है, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज होती हैं जो जन्म के टाइम ही एक बच्चे के अंदर आती हैं। वो सब किसकी वजह से आती हैं, हेरिडिटी की वजह से। हर बच्चे के अंदर अलग अलग इंटेलिजेंट लेवल उसके पेरेंट्स से आता है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे हों, दोनों के अंदर अंदर इनहेरिटेंस कैरेक्टर अलग होगा अपने माँ बाप से। कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कि कुछ एनालिटिकल इंटेलिजेंस आए, एनालिसिस करने में अच्छे हो, कुछ में हो सकता है क्रिएटिव बने, कुछ हो सकता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो, प्रैक्टिकली ज्यादा सोचे चीजों को। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड देयरफॉर ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई देयर चिल्ड्रंस पोटेंशियल डोमेन्स एंड देन नर्चर द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज इन सच चिल्ड्रन। मतलब पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, उनको पहले बच्चे को समझना चाहिए कि उस बच्चे का डेवलपमेंट किस चीज में है, फायदा किस चीज में होगा, मतलब उसका इंटरेस्ट बेसिकली किस चीज में है, क्योंकि जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा उसी में वो आगे जाना चाहेगा। और फिर एक बार पता कर लो कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, फिर उस चीज के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करवाओ, उसी मोटिव के अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन करवाओ, उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हेरिडिटी डिटरमिन्स मैच्योरेशन। हेरिडिटी क्या करता है, मैच्योरेशन को प्रेफरेंस देता है कि इंसान कितना मैच्योर है, कितना मैच्योर नहीं। तो वही कह रहा है, हेरिडिटी डिटरमिन्स मैच्योरेशन विच इज अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। कि अगर मैच्योर होगा तो जल्दी सीखेगा, मैच्योर नहीं होगा जल्दी नहीं सीखेगा। अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिकली डायरेक्टेड चेंजेस as a child develops basic motor skills like walking, running, jumping emerges primarily as a result of neurological brain। मतलब कि बच्चा कैसे पैदा हो, जब पैदा हुआ तो उसके अंदर ये जेनेटिकली चीजें कैसे कैसे डेवलप हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग पता लगता है ना, जैसा उसका जीन ट्रांसफर होगा, जीन फ्लो होगा, उसी के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि उसके मोटर स्किल्स, जैसे कि बड़े बड़े जो स्किल्स होते हैं उनको मोटर स्किल्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि वॉकिंग, चलना, दौड़ना, जंप करना, ये सब चीजें
जो उसके दिमाग से मतलब कंट्रोल होती है। ये सब चीजें उनके इनहेरिटेंस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये हेरिडिटी से ही आती है। अगर कहीं ना कहीं डीएनए कॉपिंग में गड़बड़ होगी तो ये चीजें उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगी। नेक्स्ट है, जैसे कि इसमें और भी चीज है कि ब्रेन डेवलपमेंट की बात की जाए या इंक्रीज स्ट्रेंथ की बात की जाए, इंक्रीज मस्कुलर कंट्रोल की बात की जाए एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। हेरिडिटी डिटरमिन्स, हेरिडिटी जो होता है वो ध्यान देता है पर्सनालिटी को, पर्सनालिटी उस पर डिपेंड करती है। हेरिडिटी डिटरमिन्स पर्सनालिटी। हो सकता है कि कुछ बच्चे बचपन से ही अलग अलग पर्सनालिटी के हो, किसी का पर्सनालिटी कुछ हो, बचपन से ही उनके अंदर चीजें अलग अलग हो। टेम्परामेंट यानी कि पर्सनालिटी की बात की जाए तो उनके एक्टिविटी लेवल, शाइनेस, एडेप्टेबिलिटी, परसिस्टेंस, एडवेंचरस, इनहिबिशन लेवल, इरिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। मतलब ये सब क्या है कि अगर उसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है तो उससे बहुत चीजें हैं, जैसे बहुत चीजों में चेंजेस आएंगे। जैसे उसके एक्टिविटी लेवल में चेंजेस आएंगे, उसको हो सकता है शाइनेस में कुछ, दोनों की शाइनेस में कुछ फर्क हो, दो बच्चे हैं अगर दोनों की अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है हेरिडिटी की वजह से, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कोई एडवेंचरस हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। ओके, कोई जल्दी इरिटेट हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, अलग अलग चीजें हैं। कोई डिस्ट्रैक्ट जल्दी होगा, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा जल्दी। ओके, फिर है, अब आती है बात इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट का मीनिंग और इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ऐसे कुछ खास बहुत बड़ी चीजें नहीं है, चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, बट हमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को समझना चाहिए। एक बार मैं अभी समझा देता हूँ, लास्ट में एक ओवरव्यू, बहुत अच्छा सा ओवरव्यू दूंगा, एक समरी दूंगा कि इसमें मेन हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव क्या था, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और हम कैसे उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार पहले मैं इन्वायरमेंट भी टॉपिक रहेगा छोटा सा, इसको क्लियर कर दूं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसमें पूरे की समरी क्या थी। तो इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के मीनिंग डेफिनेशन की बात करें जैसे, तो आपको सब पता है इन्वायरमेंट क्या है। बेसिकली ये सम टोटल है सराउंडिंग का, जितनी भी सराउंडिंग में चीजें दिख रही है दैट इज एनवायरनमेंट। द वर्ड एनवायरनमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, एनवायरनमेंट जो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है, एनवायरोनिया, मीनिंग सराउंड, टू सराउंड, जो एनवायरनमेंट, एनवायरोमेनिया, सॉरी एनवायरोनिया, एनवायरोनिया क्या होता है, मीन्स टू सराउंड, किसी को घेर लेना, इज कॉल्ड एनवायरोनिया। इट refers to the environment in which organisms live। इसका मतलब एक ऐसा environment जहाँ पे organisms रह सकते हैं और रहते हैं। okay? कह रहा है कि अब उसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या फायदा क्या है। तो environment है तो ह्यूमंस रहेंगे, रहने का मतलब वो इंटरेक्ट करेंगे दूसरे से, कुछ सीखेंगे सिखाएंगे एक दूसरे को। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इसमें इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, बहुत जल्दी करते हैं एज कम्पेयर टू अदर लिविंग बींग्स। ह्यूमन बींग्स ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे सेंसेस ज्यादा बेटर होते हैं बाकी एनिमल से, सेंसेस नहीं तो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा बेटर होता है। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इन्वायरमेंट से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर लिविंग बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सराउंडेड है एयर, वाटर, वेजिटेशन, माउंटेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स, इन सब से सराउंडेड है, घिरे हुए हैं। और ये सब जो है मिलके क्या बनाता है, एनवायरमेंट। दिस इज कॉल्ड द एनवायरमेंट। मतलब हम, हमारे आसपास की चीजें, चाहे पानी हो, हवा हो, जल, जितनी भी चीजें हो, ऑल दीज थिंग्स कंबाइन टू फॉर्म एनवायरमेंट, इन सबसे मिलके एनवायरमेंट बनता है। ओके, अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए, इन अदर वर्ड्स, एनवायरमेंट रिफर्स टू दोज विच सराउंड्स द लिविंग बीइंग्स। एनवायरमेंट उनको बोलते हैं जो लिविंग बीइंग्स को सराउंड करे। हम एक लिविंग बीइंग है, हमें जो जो चीजें हमारे आसपास है दैट इज एनवायरमेंट। जो हमें घेरे हुए हैं वो उसको एनवायरमेंट बोलते हैं। हर तरफ से जो हमारे जीवन को असर डाले, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में प्रभाव डाले, उसको एनवायरमेंट बोलते हैं। एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान के डेवलपमेंट में, चाहे वो ह्यूमन लाइफ की बात हो या उसके हेरिडिटी की बात हो, उन सब में एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट को सोशल हेरिडिटी बोलते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट को सोशल हेरिडिटी बोलते हैं। Behavioral psychologists have laid more emphasis on environment as compared to heredity। और जो behavioral physicist होते हैं, psychologist होते हैं, वो ज्यादा emphasis, ज्यादा प्रभाव किस पे डालते हैं, ज्यादा जोर किस पे डालते हैं, environment पे, ना कि heredity पे।
तब सबके अपने तरीका है, क्योंकि उनको रोल किससे, व्यवहार से देखना होता है। बिहेवियरल है, मतलब बिहेवियर से डिपेंडेंट है, उनको देखना है कि एक दूसरे का व्यवहार कैसा है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बिहेवियर पे फोकस करते हैं, वो ज्यादा इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं, ना कि हेरिडिटी पे। मतलब उनको इससे मतलब नहीं होता कि उसका जीन फ्लो कैसा हुआ है, उसने अपने पापा मम्मी से कौन सा गुण लेकर आया, दादा से, उससे मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा। ओके, नेक्स्ट क्या definitions of environment given by various thinkers। ये प्लस से मैंने टॉपिक डाला है आपके लिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार सीटेट में आ रखा है, और मैं हमेशा बताता हूँ सीटेट अपना पैटर्न चेंज नहीं करता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इस लाइन को, वो सेम क्वेश्चन को रिपीट करता है, लैंग्वेज चेंज करके, स्टेटमेंट चेंज करके। तो डेफिनेशंस बहुत लोगों ने दिए हैं, कुछ थिंकर्स थे उन्होंने डेफिनेशंस दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एन नास्ते ने जो डेफिनेशन दी एनवायरनमेंट की, वो थी एनवायरनमेंट इज द दैट फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स अ ह्यूमन बीइंग बिसाइड्स हिज लाइफ। एनवायरनमेंट ही वो फैक्टर है जो इंसानों की, ह्यूमन बीइंग्स के जिंदगी में असर डालता है। मतलब उसके जीवन के, एक होता है जन्म लेना, लाइफ, उसके जिंदगी के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वो एनवायरनमेंट ही होती है जो उस पर असर डालती है उसकी जिंदगी में। हॉलैंड एंड डगलस ने क्या बोला कि द टर्म एनवायरनमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन एग्रीगेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब जो एनवायरनमेंट है वो डिस्क्राइब करता है किस चीज को, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जितने भी बाहर के जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको, इन्फ्लुएंसेस को, एंड कंडीशंस व्हिच अफेक्ट द लाइफ। जीवन, वो चीजें जो जीवन के कंडीशंस, इन्फ्लुएंसेस जो जीवन को प्रभाव डाले, या जितने फोर्सेस हैं हमारे आसपास हम पे लग रहे हैं, ये सब एनवायरनमेंट है। किसके अकॉर्डिंग, हॉलैंड और डगलस के अकॉर्डिंग। नाउ गिस्बर्ट ने क्या बोला कि environment is anything immediately surrounding an object and existing a direct influence on it। कोई भी चीज जो किसी ऑब्जेक्ट, सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास अगर ये है, तो इस चीज के आसपास जितनी चीजें हैं वो सब इन्वायरमेंट है, अगर वो उसको कुछ प्रभाव डाल रही है इस पे तो ही। फिर इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इफेक्ट इन्वायरमेंट के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट में है कि बहुत सारे, मतलब बच्चे के डेवलपमेंट पे, क्योंकि हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें मेन जो हमारा फोकस है वो बच्चे के ऊपर रहना चाहिए। तो इसमें यही है कि बच्चे के जिंदगी में, एक बच्चे के जीवन काल में जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उस पर इन्वायरमेंट जो है बहुत असर डाल सकता है। उसके डेवलपमेंट में खासकर इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे फिजिकल डिसिमिलैरिटीज, फिजिकल वो बिल्कुल भिन्न होते हैं, मतलब उनमें विभिन्नता होती है। कैसे? तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर मोस्टली हेरिडिटी। हम जानते हैं कि जो भी फिजिकल चीजें होती हैं, हाइट हो गया, वेट हो गया, चलने का तरीका, या हाथ पैर के शेप, बेसिकली इसमें हाइट ही ज्यादा चीजें हाइट पे फोकस करते हैं, या फिजिकली जितनी भी चीजें उस बॉडी में, ये सब हेरिडिटी से आती है। बट लेकिन इन्वायरमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। देखा जाए तो इन्वायरमेंट भी बहुत असर डालता है इन पे। जैसे एग्जांपल लिया जाए कि जैसे कुछ लोग पहाड़ों पे रहते हैं, वो शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड होते हैं, छोटे होते हैं हाइट में, जबकि जो पीपल लोग जमीन पे रहते हैं वो लंबे और मजबूत होते हैं। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो छोटे होते हैं, और जो लोग बाहर दूसरे पहाड़ों के अलावा जो जमीन पे रहते हैं, प्लेन एरियाज में रहते हैं, वो लंबे और ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकतवर होते हैं। बहुत जनरेशन में देखा गया है, या ऑब्जर्व किया गया है कि लोकेशन इंसान के फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल देता है। अब देखो, हो सकता है एक ही बाप के, मतलब एक ही पिता के दो बेटे हैं, एक पहाड़ों पे चला गया रहने, एक चला गया कहीं और रहने, प्लेन पे रह रहा है। उनके जब अगले 2-3 जनरेशन बाद उनके बच्चे जो होंगे वो पहाड़ों के हिसाब से होंगे, और उनके जो होंगे प्लेन के हिसाब से होंगे। तो चेंज आ गया ना। एक ही हेरिडिटी चल रहा था, बट फिर भी हेरिडिटी की वजह से फिजिकल सेम होना चाहिए, बट स्टिल एनवायरनमेंट ने उस फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर दिया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सुपेरिटी ऑफ रेसेस। रेसेस की सुपेरिटी का क्या इफेक्ट हो सकता है? देखो, लोग सोचते हैं कि ये सब चीजें हेरिडिटी से आती हैं, बट ऐसा नहीं होता। कह रहे हैं कुछ रेसेस जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं एक दूसरे से। ऑब्वियसली रेसेस जो होते हैं एक दूसरे से सुपीरियर होते हैं, सिर्फ हेरिडिटी की वजह से नहीं, जबकि बल्कि इन्वायरमेंट की वजह से। ये जो रेसेस होते हैं, these races are able to score better on test as they are equipped with a better intellectual culture and social environment। कुछ लोग जो रेसेस, यानी कुछ बच्चे या कुछ जो
वंशज ऐसे होते हैं, किसी के बच्चे हो रहे हैं तो ऐसे होंगे कि वो बेटर होंगे, चाहे वो टेस्ट की बात हो। क्यों? क्योंकि उनके पास बेटर इंटेलेक्चुअल लेवल है, सोचने की ताकत ज्यादा है, बुद्धिमत्ता ज्यादा है, कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट उनको अच्छा मिला हुआ है। तो कल्चर भी बहुत से कुछ सिखाता है इंसान को, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ हेरिडिटी रोल इम्पोर्ट प्ले करता है। हेरिडिटी करता है, बट हेरिडिटी के बाद इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कह रहे हैं अगर किसी का बच्चा, इफ ए सन ऑफ ग्रेट लीडर इज लेफ्ट इन एन इनकम्पैटिबल इन्वायरमेंट डिवॉइड ऑफ गुड इंटेलेक्चुअल, अगर एक बहुत बड़ा अच्छा लीडर हो, उसका बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में हो जो इनकम्पैक्टेबल हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग ना हो, और वहां पे गुड इंटेलेक्चुअल ना मिले उसे, और कल्चर एटमोस्फेयर ना मिले, ही विल नॉट बी एबल टू बिकम ग्रेट लाइक हिज फादर। अपने पिता की तरह वो ग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली उसको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, क्योंकि हेरिडिटी के अकॉर्डिंग उसको होना चाहिए, उसके अंदर वही इंटेलेक्चुअल लेवल आना चाहिए, बट क्योंकि सिर्फ हेरिडिटी ही सब कुछ नहीं है, एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो बच्चा अच्छा नहीं सीख पाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का भी इफेक्ट और पर्सनालिटी पे भी बहुत इफेक्ट डालता है। कैसे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मॉड्यूलेशन डिपेंड्स मोर ऑन एनवायरमेंट देन हेरिडिटी। पर्सनालिटी जो है वो हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं करता। सबको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत कॉमन है आपके अंदर। किसी के पापा है बहुत शरीफ है, यहाँ तक बटन लगा के घूम रहे हैं, तो क्या बेटा ये बटन लगा के घूमेगा? हो सकता है वो अपने हेयर स्टाइल रखे, हो सकता है वो अपने वो फैशन में घूम रहा हो, ब्रेसलेट्स पहन रहा हो, चेन पहन रहा हो सकता है वो स्टड्स लगा रहा हो, मतलब उसकी उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रह रहा है। तो ये तो किसको होगा? आसपास के लोगों को देख के, आसपास के माहौल, वातावरण, टेम्परेचर जैसा है जहां वो रह रहा है उसको देख के सीखेगा। एनवायरमेंट पे डिपेंड होगा, ना कि हेरिडिटी पे। तो हाँ, हेरिडिटी पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है उसके सोच में, लेकिन जो पर्सनैलिटी है वो ज्यादातर, मैक्सिमम जो होता है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ज्यादातर। कोई पर्सन है, हो सकता है कि बेटर ह्यूमन बीइंग हो, अगर वो प्रॉपर इन्वायरमेंट में रहे, अच्छा इंसान बन सकता है। इनफैक्ट दैट पर्सनालिटी चेंज ड्यू टू डिफरेंस इन इन्वायरमेंट, कि ऑब्वियसली अगर इन्वायरमेंट अलग अलग हो तो पर्सनालिटीज भी चेंज हो जाएंगी। एक ही इंसान के दो बच्चे हों और दोनों को इन्वायरमेंट अलग अलग मिले तो उनकी पर्सनालिटीज में चेंज आ सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास ऐसे। जैसे अगर कोई बच्चा हो लो इनकम फैमिली या पूरा गरीब परिवार में हो, तो बेटर इन्वायरमेंट हो सकता है कि वो आगे बढ़ सकता है और उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिले, ठीक है, ताकि वो उसकी कैपेबिलिटीज आगे बढ़े और वो अपने फुल पोटेंशियल से काम कर सके। न्यूमैन, फ्रीमैन एंड हॉजिंगर स्टडीड, इनके बारे में देखते हैं कि न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉजिंगर ने क्या पढ़ा। हॉजिंगर, इन तीनों की बातें थी कि 20 पेयर्स ऑफ ट्विन्स हु वर केप्ट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट टू प्रूव दिस, उन्होंने क्या किया, टेस्ट किया। ट्विन्स के 20 पेयर लिए, सेम ट्विन्स हैं, सेम है, सेम माँ बाप से सेम। ट्विन्स का मतलब ये होता है जुड़वा बच्चे जो होते हैं, उनको 20 पेयर लिए, 20 जोड़े लिए और एक अलग अलग कर दिया, 20 जोड़े, और एक को अलग अलग इन्वायरमेंट रख दिया, एक जोड़े के एक हिस्से को अलग इन्वायरमेंट रख दिया और उसे प्रूव किया। they kept one child of pair in a rural area, एक को गांव के एरिया में रख दिया गया जहां पे खेती वेती हो रही है, ठीक है, और दूसरे को अर्बन एरिया में रख दिया जहां सोशल कल्चरल फैसिलिटी सारी मिले। जब दोनों चिल्ड्रन को बड़े हुए तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया उनके पर्सनालिटी में। द चाइल्ड ऑफ पेयर हु वाज बॉट टू द, जिसको गांव में लेके आया गया, उसको वो डिसकर्टियस था, उसमें कर्टेसी नहीं थी। कर्टेसी मतलब कि कैसे किसी से बात करनी हो, ठीक है, उसके अंदर मतलब दूसरों से बात करने का तरीका आता है नहीं आता है, और किससे कैसा बिहेव करना है, बेसिकली ये चीजें उसके अंदर नहीं थी। डिसकर्टियस था, मतलब कर्टेसी होती है। फुल ऑफ एंजाइटी, लेस इंटेलिजेंट, बहुत कम इंटेलिजेंट था। ऑन द कंट्रेरी, अगर दूसरी तरफ देखा जाए बिल्कुल इसका अपोजिट, द चाइल्ड विद सेम पेयर, मतलब उसका जो दूसरा जोड़ा था जिसको हमने अर्बन एरिया में रखा था, उन्होंने इन तीनों ने रखा था अर्बन एरिया में, वो सोफिस्टिकेटेड थे, अच्छे से बोलते थे, समझदार थे, केयर फ्री थे एंड मोर इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट थे। ओके, तो समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? मतलब कि इसमें कहना ये चाहता है कि सेम ट्विंस को लेके इन तीनों ने क्या किया, न्यूमैन, फ्रीमैन एंड हॉल्जिंगर ने क्या किया, अलग अलग 20 पेयर लिए, 20 जोड़े लिए, आधा किया, एक को गांव में डाल दिया, एक को शहरों में डाल दिया, और देखा कितना फर्क है जब वो ग्रो किए। तो इसका मतलब हेरिडिटी सेम, ट्विंस ट्विंस है मतलब
सेम माँ बाप से, बट सेम माँ बाप के मतलब सेम हेरिडिटी जीन फ्लो हुआ है, सेम क्रोमोसोम से, सेम उनके अंदर डीएनए स्ट्रक्चर है, फिर भी मतलब हेरिडिटी सेम होने के बाद भी सिर्फ इन्वायरमेंट ने उनको कितना बदल दिया। अब है इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, इफेक्ट आता है। मेंटली कैसे ग्रोथ में फर्क पड़ेगा, कह रहे हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं गार्डन, उनके अकॉर्डिंग मेंटल ग्रोथ स्लोज डाउन इन ह्यूमन बीइंग्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सोशल एंड कल्चरल एटमॉस्फेयर। मतलब अगर उस इंसान को, उस बच्चे को अगर सोशल और कल्चरल एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो हो सकता है उसके मेंटल ग्रोथ में कहीं धीमापन आ जाए, उसका उसका जो बुद्धि का जो विकास होना था उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उसका पेस कम हो जाएगा। He conducted a study on children living in riverine areas. उन्होंने क्या किया, नदी के क्षेत्रों में जो रह रहे थे, रिवराइन एरिया में नदी के क्षेत्रों में जो रह रहे थे, उनके ऊपर एक स्टडी की, ठीक है, अध्ययन किया उनके ऊपर। द एनवायरमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन वाज बैड, बहुत बुरा था, एंड अवे फ्रॉम गुड इफेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी से बहुत दूर था। द स्टडी रिवील्ड दैट these children's mental development was also hampered due to the environment. environment की वजह से उनका mental level में भी बहुत फर्क पड़ा, बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत ज्यादा हैम्पर्ड हुआ मेंटल लेवल भी, सिर्फ इस बुरे इन्वायरमेंट की वजह से जिसमें उनको अच्छी चीजें नहीं सीखने को मिल पा रही थी। फिर है एनवायरमेंट्स मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन। अब एनवायरमेंट का मल्टीपल इफेक्ट क्या है, एक ग्रो कर रहे हो, जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसके ऊपर एक मल्टीपल इफेक्ट क्या हो सकता है। तो इन्वायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, या सोशल और इमोशनल, किसी भी एक्सपेक्ट में, किसी के संदर्भ में बात की जाए तो एक ह्यूमन बीइंग के, मतलब ह्यूमन बीइंग के किसी भी संदर्भ में बात की जाए तो इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द स्टडी ऑफ ए चाइल्ड हु वाज reared in deep forest shows that एक बच्चे को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, जिसको एक जंगल में छोड़ दिया गया था, जंगल में रखा गया, कि was reared among wild animals, वो जंगली जानवरों के बीच में पालन पोषण हुआ। Some hunters caught hold of his of this child in 1979. कुछ हंटर्स ने उस बच्चे को पकड़ा 1979। At that time he was 11 or 12 years. उस समय वो 11 से 12 साल का था वो बच्चा। His physical structure became like that of animal. मतलब एक बच्चे को छोड़ दिया गया था, एक बच्चा वहां पे था, बहुत घने जंगलों में मिला, कब 1979। और उस टाइम जब उसको पाया गया तो 11 से 12 साल का था और जंगली जानवरों के बीच में रहा, उसका पालन पोषण हुआ, तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ही बिल्कुल जानवरों की तरह हो गया था। He used to walk with his hands and legs, मतलब दोनों पैर और दोनों हाथों से वॉक करता, क्योंकि उसने आसपास के जानवरों को ऐसे देखा हुआ, जैसा देखा उसने वैसा सीखा। एंड ईट रॉ मीट, और कच्चा मांस खा रहा था। He was not able to think, वो सोच नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था इंसानों की तरह। All his efforts to educate and make him civilized failed, और उसको एजुकेट करना, पढ़ाने की बहुत कोशिश की गई, सिविलाइज करने की, बट सब बेकार थी। सिर्फ जबकि वो सिर्फ 11 साल का था, मतलब उस 11 साल में उसने जो सीख लिया जिंदगी भर उसके साथ वही चला, उसको ठीक नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके जो शुरू के जो स्टेजेस होते हैं उसमें वो सीख सकता था, वो नहीं सीख पाया, तो वैसे ही रह गया। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि इस चैप्टर में लगभग हमने क्या देखा। इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के हमने डिफरेंस देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना आप, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी, कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस था। पहले हमने इस चैप्टर में ये देखा, हेरिडिटी में खास बात क्या थी कि हेरिडिटी जो होता है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के गुण बच्चे में आ जाते हैं, तो माँ बाप के जो गुण बच्चे में आते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे के अंदर सेम गुण आए। एक माँ बाप के 4 बच्चे, चारों अलग टाइप के हो सकते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होंगे, और उस हेरिडिटी का बहुत फर्क पड़ता है मेंटल, फिजिकल, हर लेवल पे, इमोशनल, हर चीज पे। अगर माँ बाप अच्छे हों तो बच्चा भी अच्छे गुण सीखेगा, माँ बाप में कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज हों तो बच्चे में भी वो फ्लॉज आने के चांसेस हो सकते हैं, वो कमियां आने के चांसेस हो सकते हैं। साथ में हमने देखा एनवायरमेंट के ऊपर कि एनवायरमेंट हेरिडिटी से साथ साथ चलता है, बराबर चलता है, कदम से कदम मिला के। मतलब हेरिडिटी अच्छा हो और एनवायरमेंट अच्छा ना हो तो भी दिक्कत की बात है, और हेरिडिटी अच्छा ना हो, एनवायरमेंट अच्छा मिल जाए तो भी अच्छी बात हो सकती है। मतलब हेरिडिटी अच्छा होना ना होना ये तो अलग बात है, साथ में दूसरा पहलू भी है कि एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है किसी इंसान के ऊपर। सेम माँ बाप के बच्चे जिनको एक हमने रखा बहुत शहरों में, एक रख दिया गांव में, खेतों के बीच में, तो उनके सोचने समझने, बुद्धि से लेके उनके शारीरिक हर विकास में परिवर्तन आ गया। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनका परिवर्तन अलग हो गया,
और जो लोग जमीन पर रहते हैं उनका परिवर्तन अलग हो गया। तो हर इंसान का परिवर्तन अलग हो गया, मतलब कि एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, और दोनों एक बच्चे के डेवलपमेंट में, चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस चैप्टर का ये समरी था। बाकी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, मुझसे पूछ लेना किसी भी टाइम, जैसे ही मैं फ्री टाइम होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मैं साथ साथ रिप्लाई करता ही रहता हूँ। और बाकी आप इनमें से किसी भी चीज पे जुड़ सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस की डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और बाकी वीडियोस जरूर देखना, क्योंकि अगर सीडीपी के सारे वीडियोस देखोगे तभी समझ में आएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ये चैप्टर 3। सीक्वेंस वाइज मैं सारे चैप्टर्स कराऊंगा, चाहे वो सीडीपी का हो, ईवीएस का हो, मैथ्स का हो, किसी का भी हो, तो सबके हम करेंगे। तो मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस, सीडीपी ये मैं लेके आया हूँ। और साथ साथ साइंस पेडागोजी के भी चैप्टर्स हैं, तो उनको भी एक बार देख लेना, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीटेट तो क्लियर करना ही है इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए सीटेट में। और बहुत इजी है, मैंने जब अपने फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया है, तो आपके लिए तो ये बहुत इजी हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मैंने खुद से सीखा, खुद से किया। तो आपके पास तो इतने टीचर्स हैं, इतने यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं, मेरे वीडियोस भी देखो साथ साथ, मैं तो कहता हूँ सबके वीडियोस देखो, नॉलेज जहां से मिल जाए उतनी कम। एंड अगर आपको लगता है कि चल ये वीडियो बेसिकली आपको समझ में आई है, लेक्चर समझ में आया है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी तरह देखते रहें, खुश रहें, सी यू, बाय।